बिना लोन, बिना इन्वेस्टर, बिना उधार लिए खड़ा किया 2700 करोड़ का बिजनेस। और कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, इतनी बड़ी कंपनी बना डाली कि महिंद्रा, एप्पल और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी भी इस कंपनी की क्लाइंट बनी। बट आखिर नाम क्या है इस कंपनी का, करती क्या है ये कंपनी, और कैसे इस कंपनी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि आज 180 देशों में इसके बिजनेसेस चल रहे हैं। 180 देशों से इसके पास कस्टमर्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है ये इंडिया का बंदा जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। चलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। इनका नाम है श्रीधर बैम्बू। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ और फिर बड़े होने पर इन्होंने जेईई की और ऑल इंडिया रैंक आई इनकी 27। उसके बाद इन्होंने आईआईटी मद्रास ज्वाइन कर लिया, जहां पर इन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का निश्चय किया। और मद्रास में भी रहते हुए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते इन्हें वहाँ पे भी कोई डेप्थ नहीं मिला, वहाँ पे भी कोई पढ़ाई में ज़्यादा गहराई नहीं मिली, डेप्थ नहीं मिला। तो इन्होंने वहाँ से क्वाइट करने का छोड़ा, जैसे तैसे वहाँ का एग्जाम दिया और फिर ये पहुंच गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। वहाँ पर भी इन्होंने पीएचडी कर ली, लेकिन वहाँ जाकर भी इन्हें कोई पढ़ाई में ज़्यादा डेप्थ नहीं मिला। तो इन्होंने सोचा बुक का ज्ञान तो एक लिमिट तक सीमित है, लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल चीज़ें भी करूँगा, खुद से करूँगा और खुद और ज़्यादा सीखते जाऊँगा। सो ये प्रैक्टिकल चीज़ें करने लगे अपने सॉफ्टवेयर्स में और ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके थे। अब इतनी पढ़ाई कर ली है तो ऑब्वियस सी बात है नौकरी भी इनकी लग गई और काफ़ी अच्छा पैकेज ये अमेरिका में रहकर कमा रहे थे। लेकिन तभी इनके भाई का कॉल आता है और वो इनसे बोलते हैं कि यार चल यार इंडिया में चल के ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे और अच्छे से वहाँ पर बिजनेस चला भी पाएंगे। सो ये दोनों भाई निकल लिए इंडिया के लिए और एक छोटे से रूम में बैठकर, 2 कंप्यूटर्स थे और 2 भाई थे, इन्होंने स्टार्ट कर दी कंपनी। इस कंपनी का नाम रखा इन्होंने एडवेंट नेट। सबसे बड़ा क्वेश्चन इनके दिमाग में आया कि यार क्या बनाएं, तो इन्होंने पहले सोचा भाई हम हार्डवेयर बनाएंगे। तो जैसे ही ये हार्डवेयर बनाना स्टार्ट हुए तो भाई इनकी जितनी भी सेविंग्स थी ना वो हार्डवेयर बनाने में ही खत्म हो गई और सही से इनके हार्डवेयर्स बने भी नहीं। फिर इन्होंने सोचा यार हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, तो हम ना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और हम एक कंप्यूटर में बैठे बैठे बना भी लेंगे। सो ये डिज़ाइन करने लगते हैं सॉफ्टवेयर। अब कंपनी स्टार्ट कर ली, इनका प्रोडक्ट हो गया सॉफ्टवेयर। अब बेचने के लिए इनके पास कोई भी बिजनेस स्किल नहीं थी, तो इन्होंने एक सेल्स के बंदे को हायर किया और उसके साथ 1-2 साल तक मार्केटिंग के लिए गए, सेल्स के लिए गए और जाना कि कैसे सेल्स होती है। वो मोड भी आ गया जब इन्हें रियलाइज़ हो गया कि भाई एक बंदा तो हाँ कुछ कर सकता है, लेकिन उस एक बंदे के साथ जब 10 बंदे और जुड़ जाएं तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो फिर इन्होंने सेल्स के लिए भी अलग बंदा रख लिया, फाइनेंस के लिए भी अलग बंदा रख लिया और मैनेजमेंट के लिए भी अलग बंदा रख लिया। अब इनकी टीम बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और अब ये एक्सपेंड करने के लिए तैयार थे। सो जैसा कि मैंने बताया धीरे धीरे ये एक्सपेंड करने लगे थे, लेकिन मेन ग्रोथ इनको मिली जब एक एग्जीबिशन में इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर रखा और वहाँ पर जापानीज कस्टमर्स ने इनका सॉफ्टवेयर देखा और उसे पसंद भी किया। अब जापानीज कस्टमर्स श्रीधर भाई से बोलते हैं कि भाई हमें जो HP सॉफ्टवेयर बना रहा है ना, क्या वैसा सॉफ्टवेयर आप बना के दे सकते हो, वो भी कम कॉस्ट में, क्योंकि HP तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में बना के देता है, आप कम कॉस्ट में हमें जैसा चाहिए वैसा बना के दे दो तो क्या ही बात। श्रीधर भाई बोलते हैं कि हाँ यार क्यों नहीं, सॉफ्टवेयर ही तो है, जैसा आपको चाहिए वैसा बना के दे देंगे। एंड यहीं से श्रीधर बैम्बू को एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग चीज़ पता चल जाती है, मार्केट गैप पता चल जाता है। उनको पता चलता है कि यार बड़े बिजनेसेस के लिए तो ये बड़ी कंपनीज बना ही रही है सॉफ्टवेयर, लेकिन छोटे बिजनेस के लिए कोई भी एक ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर, एक एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा है, तो वो चीज़ छोटे बिजनेस के लिए हम करके देंगे। एंड श्रीधर भाई ने यहीं से ये मार्केट गैप समझ लिया। तो जापानीज वालों बंदों से इनकी डील डन हो जाती है 1998 में, और जैसे ही 1998 में इनकी डील डन होती है, इनकी कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच जाती है 8 करोड़ पर। बस ये ऐसे ही आगे बढ़ते गए, खुद का पैसा कमाते थे और जो कमाते कमाते इनका प्रॉफिट निकलता वही प्रॉफिट वापस लगा दिया करते थे। कभी भी किसी इन्वेस्टर से कोई पैसा नहीं लिया, सामने से इन्वेस्टर ने खुद ऑफर किया तब भी पैसा नहीं लिया, और डेब्ट तो हमेशा इनकी कंपनी में इन्होंने 0 ही रखी और धीरे धीरे ये पहुंच गए 2 मिलियन वैल्यूएशन पर। फिर 2001 आते आते इनकी वैल्यूएशन हो गई 10 मिलियन। जहां पहले इनकी कंपनी में 5 लोग काम किया करते थे, आज वही लोग बढ़कर हो गए 115। फिर हुआ एक .com बबल क्रैश, जिसमें जो इनके कस्टमर्स थे वो दिवालिया हो गए, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स दिवालिया हो गए। एंड अब आ गया इनका स्ट्रगल का टाइम, क्योंकि इनके कस्टमर हो गए हैं दिवालिया, उनके पास पैसे नहीं है, तो कहाँ से इनके पास नए ऑर्डर्स आएंगे। तो अब 2002 में इनकी पूरी की पूरी टीम खाली बैठी हुई थी, इनके पास पैसा तक नहीं बचा था कि ये अपने 115 लोग जो इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं
उनको पैसा दे सकें। लेकिन श्रीधर भी कम नहीं थे, उन्होंने जो भी प्रॉफिट कंपनी से निकलता था पिछले कुछ सालों में, वो उस प्रॉफिट को कैश के रूप में सेव कर लिया करते थे अपने पास। उन्होंने कहीं भी उसे इन्वेस्ट नहीं किया और इस टाइम काम आया श्रीधर बैम्बू का रखा हुआ कैश, जो इतना था कि उनके एम्प्लॉयज़ की 6 से 12 महीने की सैलरी तो आराम से दी जा सकती थी। अब इनके एम्प्लॉय फ्री थे, तो श्रीधर बैम्बू ने इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी। उनके एम्प्लॉय से बोला कि यार ये जो तुम फ्री बैठे हो ना, इसमें तुम ढूंढो कि मार्केट में हम क्या चीज़ नई लॉन्च कर सकते हैं जो अभी के टाइम पे चल सकती है। फाइनली कुछ महीनों बाद लाते हैं ये एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम था मैनेज इंजन। मैनेज इंजन के साथ ही ये लाए एक क्लाउड सर्विस, फिर उसमें अपना ही एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा है इन्होंने ज़ोहो। अब ज़ोहो में भाई सब कुछ था, क्या क्या बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो हायरिंग की हो, फाइनेंस की हो, अकाउंटिंग की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, या बिजनेस में जो भी एक्टिविटी फंक्शंस होते हैं ना, सारी चीज़ उन्होंने ज़ोहो में रख दी, जिससे कि कोई भी बिजनेस उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चेक कर सकता है, डाल सकता है। ये शुरू से उसी मार्केट गैप पे काम करते आए जहाँ पर इन्होंने छोटे बिजनेसेस के लिए काम किया, उनकी हेल्प की। साथ ही साथ इन्होंने कोई भी कभी भी मार्केटिंग नहीं की, ना ही कभी ऐड किया, इसलिए आप इनके बारे में जानते नहीं हो, ना ही मैं जानता था जब तक मैंने इनके बारे में कहीं सुना नहीं और सर्च नहीं किया। फिर 2009 में इस कंपनी को इन्होंने रजिस्टर किया ज़ोहो कॉर्पोरेशन के नाम से। एंड इंडिया में आकर यार इन्होंने बिजनेस इसलिए भी किया क्योंकि यहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, इंडिया का नाम कर सके। साथ ही साथ इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय बहुत ही चीप रेट पे मिल जाते हैं। यहाँ पे ये सस्ता काम करवाया करते थे और उसी काम को ये यूएस में महंगे में सेल किया करते थे। अब दूसरी चीज़ ये आती है, इंडिया में लोगों को टैग की बहुत ही कम नॉलेज है, तो इसके लिए भी इन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया जिससे कि ये उन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। इन्होंने अपनी ही खुद की ज़ोहो यूनिवर्सिटीज़ खोली जिसमें कि ये 6 महीने का कोर्स करवाते हैं स्टूडेंट से, कहीं से भी छोटे कॉलेज से उन्हें लाते हैं और उन्हें साथ ही साथ उनसे पैसा भी नहीं लेते, बल्कि उन्हें 10,000 खुद से देते हैं। और 6 महीने में उनकी ट्रेनिंग जैसे ही पूरी होती है, उन स्टूडेंट्स को अगर वो सही से परफॉर्म करते हैं तो उन्हें नौकरी भी दे देते हैं अपनी ही कंपनी में। तो इस तरह से यही श्रीधर बैम्बू इंडिया में रहते हुए इंडिया के लोगों का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब एक और अमेजिंग बात आप जान ही लीजिए, श्रीधर बैम्बू जी इतना पैसा होने के बाद भी कोई भी बहुत बड़े बंगले में या बहुत बड़े घर में नहीं रहते, ना ही ये कोई कार से घूमते हैं, ना ही इनके पास कोई प्राइवेट जेट है। ये गांव में ही रहते हैं, गांव में ही खाते हैं, पेड़ के नीचे ही सोते हैं और सुबह कोई भी मीटिंग होती है तो लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। इतना डाउन टू अर्थ रहते हैं। इतना पैसा होने का कोई भी घमंड नहीं है। बाकी कुछ लोग ज़रूर ऐसे होते हैं कि थोड़ा पैसा आते ही उड़ा देते हैं एंड उनका बिजनेस वहीं ठप पड़ जाता है। इन्होंने ज़ीरो डेब्ट पर काम किया, इन्होंने कहा यार धीरे धीरे चलने दो। सो ये थी इंडिया के स्टार्टअप ज़ोहो की कहानी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और हमारे श्रीधर बैम्बू जो कि इंडिया के ही है, उन्होंने कैसे 2700 करोड़ का बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया। सो आपको अगर इस वीडियो से श्रीधर बैम्बू जी से कोई भी मोटिवेशन मिला होना यार, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।